Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. My dear students, I am Shahzad Waheed, and we have started chapter number 14, and we have started our lecture with the most beautiful dua of the Holy Prophet regarding the knowledge. और आज हम जिस चीज़ का नॉलेज लेने वाले हैं वो है हमारी ब्लड वेसल्स, राइट। बहुत सी बातें आप लोगों को पहले से पता हैं, बहुत सी बातें ज़ाहिर है नए लेवल पे आप लोगों के लिए ऐड होंगी। आए हम इन पुरानी बातों को रिवाइज करने के लिए और नई बातों को सीखने के लिए वाइट बोर्ड पर मूव करते हैं। Hi my dear future doctors, we have already made the necessary requirements for this topic और उसको हम लोग इन्हीं पैराए में इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे, अपनी आर्टरी को भी, वेन को भी और कैपिलरी को भी। आप लोगों की बुक मुबारक में एक अदद टेबल की फॉर्म में गिवन है, लेकिन उससे पहले भी कुछ डिटेल्स हैं। हमने उन तमाम की तमाम डिटेल्स को एक टेबुलर फॉर्म में कंपैरेटिव वे में आप लोगों के सामने रख देना है, राइट। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपका ये नंबर, आपका ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। कीपिंग इन व्यू द मार्क्स, राइट, आप अपने क्वेश्चन की लेंथ को एडजस्ट करें, राइट। ये नहीं है कि आपसे 2 बार क्वेश्चन पूछा तो हम 2 पेजेस लिखने बैठ जाएंगे, या हमें 7 क्वेश्चन पूछा तो हम उसके लिए 1.5 पेज लिख देंगे। सो बी फोकस्ड कि हमें कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके अंदर हमने कितना आंसर लिखना है। बट एज फार एज वी आर कंसर्न, we have to give you the maximum knowledge and in the, you can say, borders of the book, right? So let's move to the topic. First of all, arteries, and then in the second you can say column we shall discuss vein, and in the last column we shall discuss nothing other than capillaries. So यही आपको पता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 टाइप्स की क्या होती हैं ब्लड वेसल्स। इनके अपने अपने फीचर्स हैं, इनकी अपनी अपनी हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट? स्टडी ऑफ द टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप और सिंपली द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज। सो हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ। व्हाट आर बेसिकली आर्टरीज? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हर वो ब्लड वेसल जो दिल से खून को लेकर जा रही है, दिल से खून को लेके जा रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है, हम उसे क्या बोलेंगे? कैपिलरी। हम इसे बोलेंगे आर्टरी इफ इट इज मूविंग और कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो स्टैंडर्ड नेचर ऑफ ब्लड नहीं है बल्कि डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ब्लड है। तो वो सारी की सारी ब्लड वेसल्स जो दिल से खून को बाहर लेके जा रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज, राइट। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेन। सो लेट्स मूव टू द सेकंड कॉलम, हमें वहां मूव करना पड़ेगा। सो यहां हम लिख रहे हैं इसकी डेफिनेशन। सो डेफिनेशन इज कि ऑल ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आएंगी उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? वेन्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ब्लड। हमें ये नहीं देखना है, राइट, कि ब्लड की नेचर क्या है, प्योर है या इम्प्योर, बट सिंपल स्टैंडर्ड इज कि दे शुड कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। Then we shall discuss a third type of vessel that is called as capillary, and we have to move to the next column. जाहिर में 3 कॉलम में बोर्ड को डिवाइड कर रखा है और इसके लिहाज से हम लोग क्या लिखेंगे? द डेफिनेशन मेरे पास क्या होती है कि वो वाली ब्लड वेसल्स lying at the junction of arteries and veins, डेफिनेटली इनकी स्मॉलर डिवीजन की बात हो रही है। हम आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स की बात करेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वाली ब्लड वेसल्स आर्टरीज और वेन की जंक्शन पे प्रेजेंट होती हैं, राइट। एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस द सेकंड पैरामीटर ऑफ व्हाट दिस टॉपिक, एंड सेकंड पैरामीटर इज द लूमेन, बिकॉज कि हम
इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या देखेंगे कि हमारी कौन सी ब्लड वेसल किस तरह की है। सो लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट कॉलम अगेन। लुक एट दिस। अगर मैं आर्टरीज के लूमन की बात करूं, लुक एट दिस इमेज। अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो लूमन है, लूमन क्या होता है? सुराख, अंदरूनी डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ एनी ब्लड वेसल, ऑफ एनी ट्यूब, राइट, समथिंग लाइक इट। अगर मैं इस कैप की बात कर रहा हूँ तो एक तो एक्सटर्नल डायमीटर है इसका, जिसको जहाँ से इसको मैंने बाहर से पकड़ा हुआ है, लेकिन एक इंटरनल डायमीटर भी है यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, इट इज इंटरनल डायमीटर। सो दैट वेरी इंटरनल डायमीटर इज कॉल्ड एज लूमन। तो आप देखेंगे कि जो आर्टरीज हैं दे हैव गॉट अ वेरी नैरो लूमन, वेरी नैरो लूमन। अगर मैं किसी कंपैरेटिव वे में आपको ये बात बताना चाहूँ तो आपको पता चलेगा कि वो वाली ब्लड वेसल्स के जिनका अपने साइज के एतबार से सबसे छोटा लूमन है वो आर्टरीज हैं। कोई बंदा आपसे पूछ ले कि ऐसा क्यों है तो आप बताएंगे बिकॉज दे हैव गॉट द मैक्सिमम थिक मस्कुलेचर। तो आप प्लस लिखेंगे, दे हैव मैक्सिमम थिक मस्कुलेचर, राइट। तो सबसे ज़्यादा थिक मसल्स इसी के होते हैं, सबसे ज़्यादा थिक वॉल्स इसी की होती हैं। कोई बंदा आपसे इसकी लॉजिक पूछे, भाई हमारी कैप आर्टरीज के जो वॉल्स हैं वो इतने ज़्यादा थिक क्यों है, तो आप बताएंगे भाई इसके पीछे तो एक बहुत ही पावरफुल किस्म का पंप लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट। और अगर मेरी आर्टरीज की वॉल्स की स्ट्रेंथ कार्डिक प्रेशर से कम होगी तो डेफिनेटली मेरी ये वाली ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाएंगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली ब्लड वेसल्स बर्स्ट होने से बच जाएं तो मुझे इस पर्टिकुलर वॉल, इस पर्टिकुलर पाइप, इस पर्टिकुलर वेसल की वॉल्स को विद स्टैंड एबल होना चाहिए टू द फोर्स ऑफ द हार्ट। तो इस लिहाज से इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल की मस्कुलेचर क्या होती है? मैक्सिमम थिक होती है, राइट। उसकी निस्बत अगर मैं मूव करता हूँ टूवर्ड्स द वेन तो आप लोग बताएंगे कि अगर मैं इनके लूमन की बात करूं तो देयर लूमन इज वाइडर। इनका लूमन कैसा है? वाइडर। दे हैव व्हाट? अ थिन मस्कुलेचर। इनका जो मस्कुलेचर है इट इज वेरी थिन, राइट। बट रिमेंबर, आप इस इमेज को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इस इमेज में हम आर्टरीज और वेन के लूमन्स को कंपेयर कर रहे हैं, और इस वक्त लुक एट दिस ब्लिंक कि हम कंपेयर कर रहे हैं थिकनेस ऑफ द आर्टरी एंड वेन को। तो आपको नजर आ रहा है कि वेन की थिकनेस कम है और आर्टरी थिकनेस ज़्यादा है, और लूमन को देखें तो आर्टरी का लूमन छोटा है और वेन का लूमन बड़ा है। इसकी निस्बत अगर हम कंपेयर करें कि इसको लूमन ऑफ कैपिलरी को, तो फिर दे हैव गॉट द वाइडेस्ट लूमन। सबसे ज़्यादा जो चौड़ा लूमन है वो किसका होता है? मेरे पास कैपिलरी का। याद रखिए बड़ी बात है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मस्कुलेचर, राइट। तो इसके साइडों पे तो थिकनेस है ही नहीं, उसके लिहाज से इसका लूमन सबसे ज़्यादा बड़ा है। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा लूमन इसका होता है। और जब अगली बात आप देखनी है ये कि दे डोंट हैव एनी मस्कुलेचर, don't have any musculature, don't have any musculature। प्लस आपने एक बात और लिखनी है कि दे आर जस्ट वन सेल थिक। ये आपको पता है, आपने ग्रेड 9-10 में पढ़ के आए होंगे कि ये वन सेल थिकनेस जो है यही इसे सूटेबल बनाती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ व्हाट? मटेरियल्स, राइट। एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द अगेन फर्स्ट कॉलम, और आपको नजर आ रहा है कि हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ लेयर्स को। यानी कि अगर मैं किसी एक आर्टरी के लूमन को देखूं और आर्टरी की वॉल्स को देखूं तो ये कंसिस्ट करती हैं 3 लेयर्स पे। नाम लिखते हैं लेयर्स का। नंबर 1 इज ट्यूनिका मतलब लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये उसका सबसे बाहर वाली लेयर है। और ये वाली लेयर इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल को
अपनी बॉडी से अटैच होने में हेल्प करती है, इट इज काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो फिर मैं इसे एक और नाम भी देता हूँ, एंड दैट वाई नेम इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये है नाम जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरी। Then the second layer is called as tunica media. Second layer is called as what? Tunica media, right? और इस tunica media के अंदर further दो चीज़ें आती हैं. One of them is called as elastic layer. tunica elastica भी बोलती हैं इसे बहुत सी बुक्स. और उसके बाद है tunica muscularis और simple muscular layer, right? तो ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. हम कंपेयर करके देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसकी इलास्टिक लेयर वेन की इलास्टिक लेयर से ज़्यादा थिक है और इसकी मस्कुलर लेयर भी वेन से ज़्यादा थिक है. इस मसल का बड़ा होना डेफिनेटली बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन हम एंड पे जाकर देखेंगे कि इसका ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाना एक डिसऑर्डर भी है, राइट. अब हम चल रहे हैं लास्ट लेयर की तरफ जिसका नाम है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, और हम इसे एक और नाम भी देते हैं ट्यूनिका इंटीमा, राइट. तो ये मेरे पास 3 लेयर्स हैं और ये जो मेरे पास ट्यूनिका इंटीमा है ये फर्दर 2 किस्म के सेल्स के मिलने से बनी हुई है. नंबर वन इज कॉल्ड एज आउटर बेसमेंट लेयर, आउटर बेसमेंट लेयर एंड इनर एंडोथीलियल लेयर, एंडोथीलियल लेयर, राइट. तो इस तरीके से हमने जनरली उसको डिवाइड किया हुआ है यू कैसे 3 पार्ट्स में. अदरवाइज इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. और आपको ये वाली बात बताऊं कि अभी तो हमने इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, अभी इसकी लेयर्स को हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट. एनी हाउ, तो ये है वो कम से कम डिटेल्स जो आप लोगों को बता होनी चाहिए. इधर मोस्ट लेयर इज एंडोथीलियम फॉलोड बाय, अब हम अंदर से बाहर मूव करें तो सबसे पहली लेयर क्या आएगी? एंडोथीलियम. उसके बाहर ट्यूनिका मस्कुलरिस, फिर आएगी ट्यूनिका इलास्टिका, फिर आएगी ट्यूनिका एडवेंटिशिया. तो ये है वो लेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है. अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे कि जनाब वेन्स के अंदर कौन सी लेयर हैं तो आप लोग क्या बताएंगे? लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉलम. तो आप ये बताएंगे कि हमारी वेन्स में अगेन नंबर ऑफ लेयर्स दे आर द सेम, वो बिल्कुल सेम है. कितनी? 3. वही 3 लेयर जो वहाँ थी वही यहाँ है. अगर नाम यहाँ चाहते हैं तो बाकी की जरूरत वैसे है नहीं. यू नो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, फिर मेरे पास ट्यूनिका मीडिया है और फिर मेरे पास ट्यूनिका इंटरना और इंटीमा है. यही 3 लेयर्स यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दैट इज लाइंग इन द ट्यूनिका मीडिया, राइट. इस ट्यूनिका मीडिया की वजह से इसकी ट्यूनिका मस्कुलरिस और ट्यूनिका इलास्टिका, ट्यूनिका मस्कुलरिस और ट्यूनिका इलास्टिका बोथ आर what? Smaller, or more appropriately you can use the word thinner as compared to what? Artery, right. और बाकी जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है या एडवेंटिशिया है और ट्यूनिका इंटीमा है इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, राइट. अगर आपको माय डियर स्टूडेंट्स आप ट्यूनिका का वर्ड मुश्किल लग रहा है तो आप सिर्फ क्या बोल सकते हैं? लेयर, इंटरनल लेयर, एक्सटर्नल लेयर और मस्कुलर लेयर, इलास्टिक लेयर. कुछ ना कुछ लिखने से बेहतर है कि आप कुछ लिखें, राइट. सो आउटर मोस्ट लेयर इज एक्सटर्नल लेयर, दरमियानी लेयर का नाम है मिडल लेयर और दवाई लेयर का नाम क्या है? इंटरनल लेयर. और फिर आगे बाहर उसके नेम्स और उसकी कंपोजिशन आपको याद करना पड़ेगी. एज फार एज द कैपिलरीज आर कंसर्न, यू नो वेरी वेल कि देयर इज नो मस्कुलेचर. जैसे मैं लिख चुका हूँ पहले से, कोई मस्कुलेचर नहीं है, तो इस लिहाज से इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने की कोई लॉजिक ही नहीं बनती. सो लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट कॉलम. Another very important parameter that is going to help us in what? Understanding the functionality of these, you can say, blood vessels. Plus, moreover, these particular
this particular structure enable us to find whether it is a artery or vein. आप ये सोच के बताएं कि अगर हम किसी टिश्यू को नॉन स्टॉप ब्लड सप्लाई देना चाहते हैं तो आपके ख्याल में उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन होनी चाहिए? तो आप फ़ौरन कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, होनी नहीं चाहिए। तो वेल्व जो हैं वो तो बेसिकली एक किस्म की रुकावट हैं और वो तो डायरेक्ट करते हैं ब्लड को, राइट। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि वो ब्लड जो हमारे दिल से निकले वो सीधा सीधा जाके मेरे टिश्यूज़ पे असर करे। तो इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि देयर इज़ नो वेल्व इन आर्टरीज, नो वेल्व एट ऑल, नो वेल्व इन आर्टरीज। तो आर्टरीज के अंदर कोई वेल्व नहीं होता। लेकिन आप लोगों को एक टिप बता रहा हूँ और मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड पे कि जो मेरी आर्टरीज हैं, सॉरी जो मेरी वेन्स हैं, बेसिकली दे हैव गॉट द वेल्व्स। तो वेल्व्स आर प्रेजेंट, इंपॉर्टेंट बात है। इसको आप ब्लॉक करें, स्टार लगाएं और ये याद रखें कि सर ने ये सेंटर वाले बोर्ड में लिखा था और सेंटर वाले बोर्ड में वेन्स के बारे में बात हुई थी। प्लस एक तोहफा मेरा आपकी तरफ और वो ये कि V फॉर वेन और V फॉर वेल्व्स, कि वेल्व्स आर प्रेजेंट ओनली इन वेन्स, राइट। ये बात समझ आ गई आपको? और एक बात आपको मैंने और बतानी है, वो बात ये है कि वेन्स ऑलवेज ओपन टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है। दैट ओपन टूवर्ड्स हार्ट, इट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि देखें कि एक वो वाली वेन जो आप लोगों के ब्रेन में से, आप लोगों की बाजुओं में से ब्लड को डायरेक्ट कर रही है टूवर्ड्स द हार्ट, तो इसके वेल्व्स की डायरेक्शन कैसी होगी? टूवर्ड्स द अर्थ, वो ज़मीन की तरफ खुल रहे होंगे बिकॉज हार्ट इज लाइंग इन द बॉटम साइड। लेकिन वो वाली वेन्स जो आप लोगों की लेग्स में प्रेजेंट हैं, आप लोगों के टमी में प्रेजेंट है, एंड दे आर गैदरिंग ब्लड फ्रॉम you can say kidneys and pancreas and liver and that blah 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 blah. So they do have valves, but these particular valves are opening towards the heart or in opposite direction towards the gravity. तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर जो रोल है बेसिकली वो है कि हमने ब्लड को किस तरफ भेजना है, दिल की तरफ। तो जितने भी वेल्व्स हैं वो सारे दिल की तरफ ही खुलते हैं। खून का हर रास्ता दिल की गलियों से गुजरता है, दिल की गलियों से गुजर के जाता है, ठीक है। तो इट ऑलवेज ओपन टूवर्ड्स द हार्ट। और अगर हम बात करें कैपिलरीज की तो देयर इज नो वेल्व एट ऑल। तो इस वाले केस में यहाँ पर अगर मैं वेल्व्स की बात करूँगा तो अब लिखेंगे नो वेल्व। यहाँ तो आपको याद है ना कि यहाँ ब्लड प्रेशर इतना स्लो हो जाता है कि यहाँ तो वेल्व्स लगाने की लॉजिक ही खत्म हो जाती है। टू स्टडी द नेक्स्ट एट्रीब्यूट, अगेन मूव टू द वेरी फर्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है या आप लोग बुक में स्टडी गिवन है आप लोगों की, कि वो है वेलोसिटी। अगर आप लोग अपने ब्लड की स्पीड को देखें तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कॉमन सेंस। अभी उसके भी पीछे तो पंप लगा हुआ है। पंप कौन सा है? मार्वलस मस्कुलर चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, known as the ventricles, and these ventricles are literally applying a huge torque, huge force on this blood. So blood pressure will be very high, blood velocity will be very high. तो यहाँ पे दोनों चीज़ें, अगर मैं स्पीड ऑफ द ब्लड की बात करूँ तो ये भी हाई होता है, और अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो वो भी हाई होता है। और आपको ये बात पता है कि आम हालात में हमारा ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से लेकर 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, राइट। तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, और मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू टॉर, तो आप लोग इसे 80 टॉर टू 130 टॉर भी कह सकते हो। गॉट द पॉइंट। अब अगर मैं बात करूं वेन्स की तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड कॉलम में जाना पड़ेगा। अगर मैं वेन्स की बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ ब्लड है, स्पीड ऑफ ब्लड it is slow. Reasons are two. Number one, रीज़न मेरे पास ये है कि अब इसके पीछे कोई पंप नहीं बचा, तो जितनी भी फोर्स आएगी वो कैपिलरी से कैपिलरी के बाद एक्सचेंज होने वाले ब्लड की कॉन्टिन्यूस बैक पुश से आ रही,
ठीक सिग्निफिकेंट किस्म का, बड़ा पावरफुल किस्म का पंप हमारे पास नहीं है, राइट। तो स्पीड ऑफ ब्लड लॉजिकली लो होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ ब्लड है इट इज़ वेरी स्लो एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज। स्पीड कैसी होती है, काफ़ी स्लो होती है। नंबर 2, तो दूसरी बात ये कि जाहिर है इनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बहुत कम होगा, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मेरी वेन्स का ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट नहीं होता। ब्लड प्रेशर डू नॉट फ्लक्चुएट, आप लिख सकते हैं यहाँ पे डू नॉट फ्लक्चुएट। लेकिन अगर आप इसी पैरामीटर को आर्टरी के लिए डिस्कस करें तो आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर है वो तो फ्लक्चुएट करता रहता है। मैंने लिखा है आप लोगों को कि वो 80 मिलीमीटर से लेकर 130 मिलीमीटर तक हो सकता है, तो इट डज फ्लक्चुएट्स। तो ये प्रॉपर फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट। अब हम चलते हैं आखिरी बोर्ड के कॉलम की तरफ, देखते हैं कि कैपिलरीज ब्लड प्रेशर की क्या हालत है। तो आंसर मेरे पास ये है कि अगर मैं इस ब्लड प्रेशर की बात करूं कैपिलरी में, तो कैपिलरीज का ब्लड प्रेशर लीस्ट होता है, सबसे कम ब्लड प्रेशर इनके अंदर होता है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, मैं स्पीड की बात करूं, तो स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड भी यहाँ पे लीस्ट होता है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। कोई बंदा आपसे पूछे इसकी लॉजिक क्या है, तो आप बताएं भाई यही तो वो जगह है जहाँ पे हमने चीज़ों को एक्सचेंज करना है, और अगर यहाँ पे भी स्पीड में बहुत तेज़ कर दूंगा तो लेटरल एक्सचेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इफ़ आई वांट टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, तो मुझे चीज़ों को आराम आराम से क्या करें, गुजरना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि अगर एक स्टेशन है और उससे गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी बहुत तेज़ी से गुजर जाए वहाँ से, तो हम किसी बंदे से कुछ चीज़ ले सकते हैं ना, दे सकते हैं। लेकिन अगर यही वाली गाड़ी जस्ट क्रीप कर रही हो, रींग रही हो, ऐसा चल रही हो, तो हम कोई चीज़ बाहर दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। सो दैट इज़ अ लॉजिक फॉर the very low blood pressure and very low speed at the level of the tissues in the capillaries, right? So there is a logic behind every architecture of the guard. बात समझ आ रही है? So let's move to the very first column again. हमारी आर्टरीज क्या क्या रोल प्ले कर रही हैं, तो उसके लिए हम एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले यू नो कि ये सप्लाई करती हैं प्योर ब्लड टू द टिश्यूज, सप्लाई ऑक्सीजन और सप्लाई ब्लड। मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो वेरी वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी आर्टरीज हैं दे हैव व्हाट, प्योर ब्लड, सो सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, ये उनका पहला काम है, ठीक है। दूसरा काम मेरे स्टूडेंट्स क्या है कि इन पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में, मीन्स आर्टरीज में सबसे ज़्यादा थिक मस्कुलेचर है, आपको पता है। इसका मतलब यह कि इसमें जो अमाउंट ऑफ मसल्स है वो मैक्सिमम है। सो दीज पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स दे आर कैपेबल ऑफ शोइंग रिस्पॉन्स समथिंग लाइक वेजोडाइलेशन एंड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन अप टू द मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्या शो कर रही हैं, ये दो फीचर्स शो करती हैं इसी वजह से कि नंबर 1 कि दे शो वेजोडाइलेशन एंड नंबर 2 इज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। जब मैं बात करता हूँ वेजोडाइलेशन की, तो इसका मतलब मेरे पास ये है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स का डायमीटर बड़ा हो गया है। और जब मैं बात कर रहा हूँ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की, तो इसका मतलब ये है कि नौ जो मसल्स हैं दे हैव अंडरगोन कॉन्ट्रैक्शन एंड द लूमन इज गेटिंग स्मॉलर। और ये जो मेरा फीचर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट function of the body that is called as homeostasis. And I think you know very well, whenever we state the term homeostasis, it means we are trying to keep internal conditions of the body nearly constant. तो ये homeostasis में या मेरी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को नियरली कांस्टेंट रखने में जो चीज़ हेल्पफुल है या मैक्सिमम रोल प्ले कर रही है, डेफिनेटली वो ये एबिलिटी है। पर्टिकुलरली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ होमेोस्टेसिस दैट इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन। That is called as word thermoregulation. आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे सेकेंड बुक का, मीन चैप्टर नंबर 15 ऑफ द होल बायोलॉजी सिलेबस, तो यू विल सी द रोल ऑफ वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेशन विद रेफरेंस टू द क्यूटेनियस आर्टरीज, राइट। तो यहाँ पे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या है कि कंट्रोलिंग देयर
you can say diameter, these particular blood vessels, they can control the amount of the nutrients supplied to the tissue, right? Amount of the blood supplied to the tissue, amount of oxygen supplied to the tissue. तो इस तरीके से ये रेगुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी को भी कंट्रोल कर रही होती है। प्लस आपको ये बात पता है कि ये वाली ब्लड वेसल्स दे डिस्ट्रीब्यूट व्हाट हार्मोन्स एज वेल, तो ये हार्मोन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ अपनी वेन्स की, तो वेन्स का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है। हम बात करें इनके रोल्स की, तो जब मैं लिखूंगा इसका रोल, तो रोल वाइज इट क्या करिए कि इट कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, ये लिखा था पहले भी, और कौन सा जाहिर है नॉर्मली इम्प्योर ब्लड, राइट। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि इसके अलावा जो हमारी वेन्स हैं, दे आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड व्हाट इन सप्लाइंग ब्लड फॉर द फिल्ट्रेशन, राइट। और जब मैं फिल्ट्रेशन की बात करता हूँ तो उसमें आप लोगों को पर्टिकुलरली हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात आपको याद आई होगी कि जो हमने डिस्कस की थी कि हमारे बॉडी के अंदर से, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से जो फूड मेरे लिवर तक जा रही है, इट इज़ वेरी मच रिच इन यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उन पैरासाइट्स को, उन पैथोजेंस को फिल्टर करने के लिए, किल करने के लिए देयर वर कफर सेल्स। तो वो सेल्स तभी एक्टिवेट होंगे जब हम उस पर्टिकुलर फूड को वहाँ पे पहुँचाएंगे। तो इस लिहाज से इस फिल्ट्रेशन में भी इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल का रोल होता है। सो लेट्स मूव टू द कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या कर रही हैं माय डियर स्टूडेंट्स? कैपिलरीज की मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इन डिफरेंट टाइप्स की बेस के ऊपर इनका फंक्शन डिसाइड होता है, राइट। तो इस लिहाज से हम अपनी कैपिलरीज को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। कैपिलरीज की बात कर रहा हूँ। एक मेरे पास वो वाली कैपिलरीज हैं कि जिनके अंदर देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस, राइट। तो ये हमारे पास सिंपल कैपिलरीज कहलाती हैं, सिंपल कैपिलरीज। और अगर आप देखिए तो इनके सेल्स में कोई भी स्पेस नहीं है और दे आर नॉट यू कैन से एक्टिवली इन्वॉल्व इन एक्सचेंजेस समथिंग लाइक कि मैं इन कैपिलरीज ऐसी बिल्कुल नहीं है कि जो मेरे ब्रेन में काम कर रही हैं, जो मेरे लिवर में काम कर रही हैं, जो कि मेरे किडनीज में काम कर रही हैं, ऐसी कैविटीज़ यहाँ पे नहीं होती, राइट। तो ये मेरे पास सिंपल किस्म की कैपिलरीज होती हैं। फिर इसके अलावा मेरे पास ऐसी कैपिलरीज भी होती है कि जिन्हें हम लोग नाम देते हैं फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज, राइट। यानी कि उनके अंदर स्पेसिफिक किस्म के होल्स होते हैं एंड दैट वेरी होल इज कॉल्ड एज फेनिस्ट्रा, राइट। एक को मैं बोलता हूँ फेनिस्ट्रम, तो फेनेस्ट्रम, राइट। और प्लूरल क्या होता है मेरे पास? फेनेस्ट्रा। तो अगर फेनेस्ट्रा प्रेजेंट होंगे, लीक चैनल्स प्रेजेंट होंगे, तो फिर यहाँ पे जो एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप लोगों का लिवर है और क्या है मेरे पास? किडनीज है, राइट। तो ये मेरे पास कैपिलरीज होती है। फिर इसके अलावा मेरे पास और भी कैपिलरीज होती हैं कि जिनके अंदर फेनिस्ट्रम से ज़्यादा और बड़े यू कैन से क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और उन पर्टिकुलर होल्स को हम साइनसेस बोलते हैं। तो इन पर्टिकुलर कैपिलरीज को हम लोग साइनोसाइडल कैपिलरीज का नाम देते हैं, साइनोसॉइडल कैपिलरीज, राइट। तो ये एक और किस्म की कैपिलरीज होती हैं, ये और ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी टाइप्स में टॉप टू द बॉटम मूव करता हूँ तो इसकी कैपिलैरिटी मीन टू से कि इसमें जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो सिंपल कैपिलरीज आप लोगों को नॉर्मल बॉडी टिश्यू में नजर आती हैं, पर्टिकुलरली आप लोगों के ब्रेन में नजर आती है जहां हम लोग चीज़ों को इफ्यूज़ करना नहीं चाहते, राइट। और फेनिस्ट्रम जहां पे हम चीज़ों को प्रोफ्यूजली एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। पर्टिकुलरली मैंने बोला जैसे कि आप लोगों के नेफ्रॉन्स हैं, तो आप लोगों के नेफ्रॉन्स में आपको पता है कि नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। तो नेफ्रॉन का जो क्या था आपको याद है, ग्लोमेरुलस, उस ग्लोमेरुलाई में फेनिस्ट्रा पाए जाते हैं, राइट। और फिर साइनोसॉइडल जो बेसिकली आप लोगों के और ज़्यादा परफोरेटेड स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है, समथिंग लाइक योर लिवर। तो ये है हमारे पास 3 टाइप्स की किसी की कैपिलरीज की और उनकी एक्सचेंज करने की एबिलिटी। Now we want to move to the next step. And next step is control. हमारी आर्टरीज किस तरीके से कंट्रोल होती हैं, तो आपने याद रखना है कि हमारी
जो ब्लड हमारी जो आर्टरीज हैं दे आर बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा इनके ऊपर हमारे एंडोक्रीन ग्लैंड का रोल भी है, राइट। बहुत से ऐसे ग्लैंड है समथिंग लाइक एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, दे हैव गॉट एन इफेक्ट ऑन द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, राइट। तो सेम इज द केस विद व्हाट द वेन्स, कि वेन्स के अंदर भी मेरे पास एंडोक्रीन रोल भी होता है, ठीक है, और इसके अलावा इसके ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल भी होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं कैपिलरीज की, तो क्या हम लोग कैपिलरीज को कंट्रोल कर सकते हैं उसके डायमीटर को? तो आंसर इज यस। दीज पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स दे आर आल्सो ससेप्टेबल टू द to the anatomical changes, to the physiological changes of the body, right? So they should be regulated in the terms of their diameter, right? तो डायमीटर कैसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं? डेफिनेटली बाई रिलैक्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग द इंडिविजुअल सेल्स बिकॉज देयर इज नो मसल्स एट ऑल। तो इस पर्टिकुलर काम के लिए क्या है कि इस पर्टिकुलर कैपिलरी बेड से पहले एक प्री कैपिलरी क्या होता है, वेल्व लगे होते हैं। तो हम इन पर्टिकुलर प्री कैपिलरी वेल्व्स के थ्रू किसी एक ऑर्गन को सप्लाई होने वाले न्यूट्रिएंट्स, वहाँ से रिमूव होने वाले वेस्ट, वहाँ पे सप्लाई होने वाली हार्मोन्स वगैरह को रेगुलेट कर सकते हैं। तो डोंट इमेजिन कि अगर कोई चीज़ हमारी कैपिलरी में आ रही है जा रही है तो हम उसकी अमाउंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट बाय मीन्स ऑफ प्री कैपिलरी वेल्व्स, राइट। अगेन फॉर नेक्स्ट एट्रीब्यूट, फर्स्ट बोर्ड। एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस द ब्लड सप्लाई। क्या ख्याल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरी ब्लड वेसल्स हैं दे आर नॉन लिविंग? तो आंसर इज नो, दे आर ऑल्सो लिविंग। अगर वो लिविंग स्ट्रक्चर हैं तो फिर वो लिविंग स्ट्रक्चर्स को सप्लाई होने के लिए भी तो उन स्ट्रक्चर्स को जिंदा रहने के लिए भी तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। दे डू रिक्वायर व्हाट ऑक्सीजन, दे हैव टू एलिमिनेट CO2। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, एक स्पेसिफिक किस्म की ब्लड वेसल जो इसको खुद प्योर ब्लड सप्लाई करती है, एंड दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज वेजा विजोरम। वेजा विजोरम, राइट। इट इज द बेसिकली ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो ब्लड वेसल्स दोज आर सप्लाइंग ब्लड टू द ब्लड वेसल्स इटसेल्फ। डेफिनेटली अगर मैं वेन की बात करूंगा तो वेन के मसल्स के अंदर भी ब्लड कहाँ से आ रहा है, आर्टरी से आ रहा है, राइट। लेकिन याद रखें कि ये वाली ऑक्सीजन उसके एंडोथेलियम तक नहीं पहुंच रही है, सिर्फ उसके मस्कुलर लेयर तक रहती है, राइट। नाउ सेम इज अ केस हियर, यहाँ पे भी हमारे पास वेजा विजोरम ही काम करेगी, और जो हमारे पास वेजा विजोरम है ये प्योर ब्लड सप्लाई करेगी टू द मसल्स ऑफ veins, to the muscles of what? Veins. And now we want to see what is happening in the capillaries. तो again there is no need at all, यहाँ पे no need of blood supply because क्या चीज़ तो यहाँ पे already पहुँची हुई है, और वैसे भी ये तो बेचारी सिंगल सेल थिक है, तो उस सिंगल सेल थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो फॉर द नेक्स्ट एट्रीब्यूट अगेन वेरी फर्स्ट कॉलम में जाएंगे हम लोग, एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस द डिसऑर्डर्स ऑफ ओनली वन टाइप दैट इज कॉल्ड एज आर्टरीज। क्योंकि ये वाला डिसऑर्डर आमतौर पर वेन्स और कैपिलरी से एसोसिएटेड नहीं है, तो हमने सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आर्टरी की रेफरेंस ही करनी है। तो हमारी जो आर्टरीज है उनमें हमारे पास दो किस्म के डिसऑर्डर हो सकते हैं। वन ऑफ दैम इज कॉल्ड एज एथेरोमा। What is meant by basically एथेरोमा? अगर हम बहुत ज़्यादा फैट्स खाते हैं तो उसका एक ह्यूज फ्रैक्शन बैड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, या वो ऑलरेडी बैड होता है। आपको याद होगा मैंने बैड फैट के बारे में ये वाली बात कही थी कि दीज आर बेसिकली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स दैट डू नॉट लीव द ब्लड सप्लाई और द ब्लड स्ट्रीम, उसके अंदर ही रहती हैं। तो जब वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाती, उसके अंदर ही रहती हैं, तो फिर ये आहिस्ता 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 इसकी एक्सेसिव क्वांटिटी क्या करेगी। लुक एट दिस इमेज, लुक एट दिस वीडियो, आपको नजर आ रहा है कि दिस पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल इज कॉन्स्टेंटली डिपॉजिटिंग इटसेल्फ विद द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स, राइट।
particularly artery is more important because its diameter is narrow, right? So look at this constant and gradual deposition of cholesterol, that is basically a yellowing material that is going to decrease the lumen of the blood vessel. This is called as basically what, atheroma. लेकिन एक और डिसऑर्डर जो हमारी आर्टरी से एसोसिएटेड, दैट इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस. मैं जब भी बात करता हूँ स्क्लेरोसिस की तो उसका मतलब है हार्डनिंग हो गई है एथेरोमेरी आर्टरीज की. सवाल है वाई. यू नो वेरी वेल कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारी जो पल्स रेट था वो बहुत ज़्यादा था, टिक 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 करके हमारा हार्ट चल रहा था. लेकिन अगर आप किसी मेजर से बंदे की या किसी और ज़्यादा बूढ़े आदमी के हार्ट को देखेंगे तो वो चल रहा होगा टक टक टक, सो चल रहा होता, राइट. उसकी रीज़न मेरे पास क्या है कि बेसिकली जो हम बूढ़े होते हैं तो हमारी आर्टरीज के जो मसल्स हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं, राइट. अब अगर तो जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर तो आप लोगों के आर्टरीज के वॉल्स के मसल नॉर्मल हो तो आप लोगों के हार्ट का ब्लड प्रेशर भी कभी राइज नहीं होता. लेकिन अगर आप लोगों के आर्टरीज के मसल्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं तो फिर डेफिनेटली उस हार्ड पाइप के अगेंस्ट काम करने के लिए आप लोगों के हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, राइट. दैट कैन कॉज अर्ली फटीग ऑफ द हार्ट मसल्स एज वेल. तो इसके रीज़न में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं. दैट इज़ बेसिकली एज रिलेटेड डिजनरेटिव डिसऑर्डर. तो जो आप लोग बूढ़े होंगे तो तब आप लोगों के अंदर खुदा न खास्ता इट इज़ अगेन, इट मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू बिकॉज इट मे बी जेनेटिक. बाज़ केसेस में ये नस्ल दर नस्ल भी चल रही होती है, ये वाला डिजीज़ चल रही होती है. सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम a paternity that is a patient of what, hypertension, तो you must show concern about it कि कहीं आप लोगों की ब्लड वेसल में ऐसा तो नहीं हो रहा. और उस पर्पज़ के लिए आप लोगों को अपने ब्लड का लिपो प्रोफाइल लाजमी करवाना चाहिए. और लिपो प्रोफाइल आप लोगों को किसी हद तक एक प्रोफाइल, एक पिक्चर दे सकता है कि what is basically going inside your body, whether it is you can say suffering from any sort of hardening और increased deposition of atheroma or not. इन दोनों चीज़ों के रिजल्ट में इवेंचुअली होता क्या है कि जो आप लोगों का डायमीटर नैरो हो गया और जो आप लोगों की ब्लड वेसल्स हार्ड हो गई, दोनों ही लिमिटेड सप्लाई करती हैं किसको, ब्लड को. फिर आपको ये वाली बात भी पता है कि अगर तो आप लोगों की ब्लड वेसल्स में स्टिमुलेटेड है आप लोगों के ब्लड वेसल्स, तो उस वाले केस में नॉर्मली वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है. इट फर्दर यू कैन से लिमिट्स द सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द टिश्यूज़. और अगर आप लोग नॉर्मल है तो आप लोगों के जो आर्टरीज के मसल्स आर रिलैक्स्ड तो उस वाले केस में ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो सकती है. तो इस लिहाज से अगर आप लोगों की बॉडी अंडर कॉन्टीन्यूस अटैक ऑफ द पैथोजेंस है तो उसके रिजल्ट में भी आप लोग ब्लड वेसल्स का डायमीटर नैरो हो सकता है बिकॉज के मसल्स कॉन्स्टेंटली क्या रहेंगे, स्टिमुलेटेड रहेंगे. नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंस डिस्कस कर लिया हम लोगों ने. इसका कॉन्सिक्वेंस सबसे बड़ा यही है कि इसकी वजह से उस पर्टिकुलर टिश्यू को ब्लड सप्लाई कम से कम हो सकती है. रिमेंबर, अगर आपकी किसी और टिश्यू को ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो शायद उसका इतना नुकसान नहीं होगा. लेकिन आप लोगों ने एक नाम पढ़ा था, उसका नाम था कोरोनरी आर्टरी. मैंने आपको सीसीयू के रेफरेंस से भी बातें बताई थी कि अगर कोरोनरी आर्टरी में एथेरोमा या एक एम्बुलेंस आके फंस गया, मैंने आपको एम्बुलेंस का जिक्र भी किया था, मोबाइल पार्टिकल दैट मे कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, सो इट विल कॉज द स्ट्रोक. Right, it is called as cardiac stroke. On the other hand, खुदा न खास्ता अगर यही एम्बुलेंस ट्रैवल करता आप लोगों के किसी ब्रेन की ब्लड वेसल में फंस गया जाके, तो वो आप लोगों के उस पर्टिकुलर ब्रेन के जोन को क्या करेगा, डिजनरेट कर देगा, राइट. तो उसके बाद में आप लोगों को सेरिब्रल स्ट्रोक भी हो सकता है. तो स्ट्रोक का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया को एक ऐसा ज़बरदस्त शॉक लगा है कि अब उसके सेल्स सर्वाइव नहीं कर सकते, बल्कि वो परमानेंटली डेथ हो गई है उन लोगों की. तो इसलिए हाथ से खुदा खासा पैलिसिस भी हो सकता है. वो पैलिसिस किसी किस्म का भी हो सकता है, मीन्स वो लॉन्गिट्यूडल भी हो सकता है, एक बाजू एक टांग का, और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, मीन दोनों बाजुओं का, दोनों टांगों का. सो इस पर्टिकुलर चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है हरकत में है ज़िंदगानी जहाँ की, कि आप एक्सरसाइज करें, आप अपनी जो सेडेटिव स्टाइल है उसको आप छोड़ें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को एक्टिवेट रखें. तो एक्टिवेट करने से डेफिनेटली आप लोगों को क्या रहेगी, ब्लड सप्लाई मैक्सिमम रहेगी और आपके टिश्यूज़ भी हेल्दी एंड वेल्दी रहेंगे और आप लोगों के इन ब्लड वेसल्स में एथेरोमा भी नहीं होगा. सो जागो मुसलमानों, एक्टिवेट हो, सेडेटिव स्टाइल इज़ नथिंग, राइट. अब हम बात करेंगे
क्या क्या हमारी कैपिलरीज भी किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में अपने डायमीटर को कम ज़्यादा कर सकती हैं या उनका डायमीटर होता है कि नहीं, तो उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा लास्ट कॉलम में। और इस वाले केस में आप लोगों को बस मैंने यही वाली बात बतानी है कि अगर कोई चीज़ इनको भी डायलेट कर सकती है या इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकती है या कॉन्स्ट्रिक्ट रख सकती है, वो मेरे पास क्या है, सर्टन केमिकल्स। डेफिनेटली देयर इज़ अ नर्व यू कैन से रोल एज वेल, लेकिन वो जो दो केमिकल्स हैं उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है, हिस्टामीन। उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है, हिस्टामीन। आपको पता है कि आप लोगों की बॉडी में जब भी हिस्टामीन प्रोड्यूस होते हैं तो उसके रिजल्ट में हमेशा क्या होती है, वेजोडायलेशन। और जब भी वेजोडायलेशन होगी तो उसके रिजल्ट में जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इन्फ्लेमेशन। दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन, राइट। उस इलाके में वो मैंने आपको बहुत दफ़ा 5 सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन बताई हुई है, नथिंग डिफरेंट। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि अब इस पर्टिकुलर जगह में जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाए, इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग अदर देन एंटीहिस्टामीन। और एंटीहिस्टामीन जो मेडिसिन होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होती हैं। दे कॉज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और जब हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देंगे तो आपको पता है कि आमतौर पर इसके लिए हम टॉपिकल स्टेरॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, खासतौर पे स्किन के डिजीज़ के लिए। तो उस टाइम पे फौरी तौर पे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, हमारी कैपिलरीज नैरो हो जाती हैं और उस जगह से जादुई लिहाज से भी नज़र आता है कि फौरी तौर पे रेडनेस ख़त्म हो गई है। इट इज़ दैट पर्टिकुलर स्टेरॉइड, टॉपिकल स्टेरॉइड इज़ बेसिकली डूइंग नथिंग अदर देन द वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट। तो इस लिहाज से ये है हमारे यहाँ पे रोल। और आज के हम करेंगे आखिरी बात, वो ये है कि अगर हमारी ब्लड वेसल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं आर्टरीज, और उनकी देखा जाए तो उनके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पंप लगा हुआ था, लेकिन हमारी जो वेन्स हैं, वेन्स, राइट, दे डोंट हैव एनी यू कैन से अपरेटस, एनी पंप एट द बैक। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरकम करने के लिए, राइट, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया हुआ है, लुक एट दीज, यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर कॉलम दैट इज़ बेसिकली फॉर वेन्स। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर्टिकुलर वेन्स की एक्टिविटी को असिस्ट करने के लिए वे क्या दिए हुए हैं, स्केलेटल मसल्स दिए हुए, राइट। ये वाले स्केलेटल मसल्स, लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज, आपको नज़र आ रहा है। सो लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज, आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे एक वेन, इट इज़ बेसिकली बीइंग असिस्टेड इन इट्स वर्क थ्रू द स्केलेटल मसल्स, राइट। अब ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, दे आर बेसिकली मिल्किंग द वेन्स। आपको पता है दूध जब हम धो रहे होते हैं तो कैसे हम लोग उस पर्टिकुलर यू कैन से दूध को मूव करते हैं फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, राइट। तो सेम इज़ द केस हियर। यहाँ पे जो ब्लड वेसल के अराउंड मसल्स हैं, दे आर बेसिकली स्क्वीजिंग द ब्लड इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए हम लोग अपने काफ मसल को अपनी बॉडी का दूसरा दिल कहते हैं, राइट, बिकॉज कि एक दिल तो हमारी चेस्ट कैविटी में है, लेकिन जो मेरे काफ मसल्स हैं, दे आर लिटरली पुशिंग द ब्लड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज द सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी। अब आप ये देखें कि जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी मोहतरमाएँ हैं, दे आर यूजिंग द हील शूज़। और वो वाली ख़वातीन जो हील शूज़ इस्तेमाल करती हैं, उनका काफ मसल मीन्स मसल द फोर लेग, इट इज़ मच मोर डेवलप्ड, राइट। तो वो डेवलप होगा तो वो दे आर लेस यू कैन से ससेप्टेबल टू द हार्ट अटैक एज कम्पेयर टू द वुमन दैट इज़ जस्ट वेयरिंग द फ्लैट शूज़। सो यूजिंग the heel shoes is a very good option to save heart attack, but unfortunately it is not true for the males. So we have to have exercise if we want to prevent that sort of abnormality. So that's it for the today and the blood vessels. I hope कि आप लोगों को कुछ नई बातें भी पता चली होंगी। इन सारी बातों को अपने माइंड में रखिएगा जब आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हों, उनको क्योर कर रहे हों, और शायद आप कभी कोई अच्छी बात आपके मुंह से हमारे थ्रू भी निकल रही हो, तो आप अभी भी दुआ में याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और टिल दैट वेरी नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।